नमस्कार, स्वागत आपका नादी टीवी में। मैं हूं आपके साथ पारुल। आखिरकार आज वो दिन है जिसका आपका, हमें सबको, पूरे मध्य प्रदेश को इंतजार था। यानी आज है नतीजों का दिन। कल रात को हुआ होगा रत जगा, लेकिन आज जब सुबह उठे होंगे तो लगाया होगा हनुमान जी को भोग कि कर दे मंगल मंगल के दिन। लेकिन आज है मंगलवार, किसका होने वाला है मंगल, ये देखना लाजमी होगा, क्योंकि शाम तक हम बने हुए हैं इस बड़ी कवरेज पर, एक महा कवरेज पर। और आज उन तमाम नामों से एक बार फिर से आपको रूबरू कराएंगे जो इस मैदान में थे। लेकिन किसकी किस्मत का ताला खुलने वाला है? क्या मध्य प्रदेश में एक बार फिर खिलेगा कमल, या होगी सरकार कमलनाथ की? दिलचस्प तो था मुकाबला, सबकी नजरें थी, देश की नजरें थी, क्योंकि इतिहास में दर्ज होने वाला 28 सीटों वाला उपचुनाव मध्य प्रदेश का, और यही तय करेगा मध्य प्रदेश की आगे किस तरह की दिशा और दशा होगी। तो चलिए, सबसे पहले आज जो दिन खास रहने वाला है उसमें किस तरह की गतिविधियां आप देखेंगे। नादी टीवी आपको पल पल की अपडेट से रूबरू कराता रहेगा। कौन कहां आगे, कौन कहां पीछे, और किसके पास कितने मत पड़े, हर वो अपडेट आपके पास पहुंचाएंगे। लेकिन आज का जो दिन है बेहद ही खास है, तो सीट बेल्ट बांधिए, बैठ जाइए कुर्सी पर थमकर। अगर जरा भी आप राजनीति में, राजनेताओं में, या फिर अपनी मूलभूत सुविधाओं को और दुरुस्त करने में दिलचस्पी रखते हैं, तो आज का ये दिन आपके लिए खास होने वाला है। और खास तौर पर उन प्रत्याशियों के लिए और भी ज्यादा खास होने वाला है जिन्होंने इस हवन में खुद उतरकर एक योद्धा के तौर पर इस युद्ध में, अपनी रणभूमि में अपनी एक अहम भूमिका निभाई है। और वो भी जो 22 थे, बाद में फिर से मैदान में गए, दूसरी बार मैदान में गए, और अब 3 साल का समय उनके पास रहेगा। कैसे होगा उनका आगे का काम, क्या मुद्दे इस चुनाव में रहे, किस तरह से वोटर्स का रुझान दिखाई दिया, तमाम तरह के एग्जिट पोल। लेकिन आज नतीजे आएंगे और बताएंगे कि कौन है वो शख्स जिसने मध्य प्रदेश को फतेह कर लिया, क्योंकि यही वो सीटें हैं जो बताएंगी कि मध्य प्रदेश का राजा आगे कौन होगा। तो चलिए, सबसे बड़ी खबर आपको बता देते हैं मध्य प्रदेश के लिहाज से। देखिए, इलेक्शन तो है ही, हो चुके हैं, लेकिन 28 सीटों पर अब उपचुनाव का काउंटिंग का काउंटडाउन शुरू हो गया है। और ये काउंटिंग का काउंटडाउन क्या कहता है? ये कहता है कि भाई देखिए, अब सुबह हो गया है और बज गया है, आपकी घड़ी में 7 आ गया है आपके सामने अनादि टीवी। देखते रहिए और जानते रहिए कि कौन से विधायक को कितने मत पड़ रहे हैं। तो मंगल के दिन किसका होगा मंगलवार? देखिए, इस मंगल का बड़ा फैक्टर था इस चुनाव में। प्रदेश की सत्ता का भविष्य आज की तारीख को तय होने वाला है, क्योंकि चुनाव की तारीख का ऐलान मंगल के दिन हुआ, चुनाव मंगल के दिन हुआ, नतीजे भी मंगल के दिन आ रहे हैं। और मंगलवार का दिन हनुमान जी का दिन माना जाता है, और कमलनाथ जी अपने आप को हनुमान भक्त कहते हैं। तो जैसे ही मंगल की तारीख वाला फैक्टर आया, कमलनाथ जी ने कह दिया, जीतू पटवारी जी ने कह दिया कि मंगल तो कमलनाथ जी का, कांग्रेस का होने वाला है। तो वेबकास्टिंग के माध्यम से नजर रखी जाएगी और तमाम अपडेट जो निकलकर सामने आएंगी वो भी आपको बताए जाएंगे। 19 जिलों में मतगणना होगी, और इस मतगणना के लिहाज से ये भी खास कि देखिए, ईवीएम भी है, डाक मत पत्र भी है। इस बार बुजुर्गों ने घर से ही बैठकर मत डाले हैं, तो वो भी बड़ी संख्या में होंगे। और जैसे ही मतपत्रों की गिनती हो जाएगी, डाक पत्रों की गिनती हो जाएगी, फिर ईवीएम का पिटारा खुलना शुरू होगा। ईवीएम मशीनों पर भी हर बार ईवीएम छिड़ती है साहब। क्राइम तो हमारे मध्य प्रदेश में है, इससे दो राह नहीं है, लेकिन ईवीएम सबसे ज्यादा छिड़ती है मध्य प्रदेश में। तो इस बार छेड़छाड़ ईवीएम के साथ हुई है या नहीं, ये आपको शाम को पता चल जाएगा, क्योंकि आरोप प्रत्यारोपों में कि ईवीएम भी कहीं ना कहीं से निकलकर जरूर आएगी। तो 28 सीटों पर उपचुनाव, और काउंटिंग का काउंटडाउन अब शुरू हो गया। उपचुनाव तो खत्म, लेकिन काउंटिंग का काउंटडाउन अब अपने परवान पर चढ़ेगा। और जैसे जैसे समय निकलता जाएगा, वैसे वैसे आप ये जानिए कि धीरे धीरे सारी चीजें निकल के सामने आती जाएंगी। प्रत्याशी किस तरह से उनको जनता ने पसंद किया है। देखिए, ये चुनाव सिर्फ कैंडिडेट की किस्मत का भी चुनाव नहीं कह सकते इसे। मध्य प्रदेश के लिहाज से बेहद ही महत्वपूर्ण ये चुनाव था। न केवल बड़े बड़े फेसेस थे जिनकी साख दांव पर थी, बल्कि आप वीडी शर्मा जी को ले लीजिए, इनकी कप्तानी पर भी सवाल उठ जाएंगे अगर बीजेपी इफ एंड बट की कंडीशन में आती है। शिवराज सिंह चौहान साहब, क्या आगे उनका नेतृत्व मध्य प्रदेश पसंद कर रहा है? ये भी एक बात क्लियर हो जाएगी। सिंधिया की किस तरह की राजनीति आगे मध्य प्रदेश में होने वाली है, उनका भी बेहद दिलचस्प हमने रोल देखा। और आगे कमलनाथ तो अपने आप में है ही, आगे मध्य प्रदेश की सियासत में उनका क्या रोल रहने वाला है। आला कमान का अलग नेचर, और साथ ही साथ खुद कमलनाथ की अलग रणनीति।
तो किस तरह की रणनीति कहां मध्य प्रदेश में सटीक बैठी, समझने की कोशिश और करते हैं, क्योंकि आज धीरे धीरे जैसे जैसे ईवीएम खुलती जाएंगी, डाक मत पत्रों की गिनती होती जाएगी, आपके सामने 2 से 3 बजे तक पिक्चर साफ हो जाएगी कि किसके हाथ में होगा मध्य प्रदेश या किसके सर सजेगा मध्य प्रदेश का ताज। वैभव गुप्ता विशेष संवाददाता हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, वो और भी समझाएं कि आज का दिन किस तरह से खास है, किन मायनों में खास है। देखिए वैभव को आप देख पा रहे हैं। वैभव मुझे ये बताइए, आपने पूरा मध्य प्रदेश देखा, जहां जहां चुनाव हो रहे थे, आप लोग खुद धरातल पर पहुंचे, मुद्दे कई थे, बिकाऊ, टिकाऊ, गद्दार, फिर भूखा नंगा भी आ गया, फिर आइटम भी आ गया और अंत तक तो कुत्ते बिल्ली सब आने लगे। तो कई सारे मुद्दे थे और खासतौर पर बयानबाजियां, लेकिन जैसे कि हमने पहले भी चर्चा की कि मूलभूत मुद्दे कहीं सुनाई नहीं पड़े, ना बिजली की बात हुई, ना पानी की बात हुई। हाँ, अंत में जब आचार संहिता भी लग गई और उसके बाद इलेक्शन के एक दिन पहले जरूर किसानों के अच्छे दिन आ गए। आपने किस तरह से देखा मध्य प्रदेश का ये पूरा परिदृश्य, और आज जब नतीजे आएंगे तो आपका एनालिस्ट क्या बोलता है, कितनी सीटें बीजेपी और कितनी सीटें कांग्रेस के पास? वैभव नहीं निकल पाएगा, यानी जो राजनीतिक चातुर्य का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, वो आखिर कैसे नेता कहला पाएगा? 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। पोस्टल बैलेट के साथ ही ईवीएम की भी काउंटिंग एक साथ ही की जाएगी। 8 बजे स्ट्रांग रूम से ईवीएम निकलेंगी, जिसका पूरा सीसीटीवी कवरेज किया जाएगा। जो अभ्यर्थियों के जो समर्थक होते हैं उनको भी, जो काउंटिंग एजेंट जिनको कहा जाता है, वो भी साथ में जाएंगे। तो बेहद महत्वपूर्ण है। 8 बजे से जो कयामत की रात थी और केवल 1 घंटा महज बाकी रह गया है, और 1 घंटे बाद जो लोगों ने मताधिकार का उपयोग किया है, जो ईवीएम में किस्मत कैद है प्रत्याशियों की, वो नजर आने लगेगी। तो बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि 28 सीटों पर जो उपचुनाव के परिणाम आएंगे पारुल, वो तय करेंगे मध्य प्रदेश की राजनीति की भविष्य की दिशा क्या होगी और किस तरह से सियासी दल काम करेंगे, राजनीति मध्य प्रदेश में काम करेगी और मध्य प्रदेश की जनता को क्या पसंद है, वो ये परिणाम बताने जा रहे हैं। ये मुद्दे बेहद नज़दीक से देखे हमने। हम प्रत्येक उस विधानसभा सीट पर गए जहां पर मतदान हो रहे थे, वहां पर हमने जानने की कोशिश की कि क्या दल बदल का मुद्दा वोट के लिए बेहद अहम होता है या बुनियादी मुद्दों पर बात की जाती है। जहां तक राजनीतिक दलों की बात की जाए तो उन्होंने बुनियादी मुद्दों पर बात नहीं की। ये जो पूरा चुनाव गया, ये जातिवाद पर गया, टिकाऊ पर गया, बिकाऊ पर गया। उसके साथ हमने देखा कि आइटम जैसे शब्द का उपयोग भी किया गया, जो कि आप भी बता रही हैं कि किस तरीके से इस बार का जो चुनाव था बदला बदला सा नजर आया। तो शुरुआत हो चुकी है। ये जो रात थी बिल्कुल नहीं कटी, क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण है बीडी शर्मा के लिए भी, कमलनाथ के लिए भी, क्योंकि कमलनाथ ने 40 साल का राजनीतिक अनुभव है उनके पास। उनका 40 साल का राजनीतिक अनुभव क्या कहता है। दिल्ली ने कमलनाथ को इस बार फ्री हैंड दिया था, चाहे वो प्रत्याशियों का चुनाव करना हो, चाहे वो चुनाव की रणनीति बनानी हो। इसी तरह हम बीजेपी का भी देखें तो युवा है बीडी शर्मा के हाथों में नेतृत्व था। उन्होंने प्रत्याशी चयन में भी बेहद अहम भूमिका निभाई और हमने देखा कि प्रत्येक विधानसभा सीट पर वो पहुंचे और जनता से बात की और संगठन को मजबूत करने के लिए बेहद कड़ी मेहनत बीडी शर्मा के द्वारा की गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा प्रतिदिन 6 सभाएं ली गई। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी हमने देखा कि वो सालों बाद बिहार में पहुंचे हों, किसी गाँव में पहुंचे हों जहाँ किसी गाँव में केवल 10 मकान हो। तो बीजेपी ने एड़ी से चोटी तक की मेहनत लगा दी। वहीं हमने कांग्रेस की ओर से भी देखा कि पहले तो कमलनाथ मोर्चा संभाले हुए थे, अंत समय में दिग्विजय जरूर आए। दिग्विजय ने कहा कि टीम हमेशा अपना अच्छा बल्लेबाज अंत में उतारती है जब उसे ज्यादा रनों की जरूरत होती है। अरुण यादव भी अंत में नजर आए, उसके साथ ही अजय सिंह भी अंत में नजर आए। तो कांग्रेस की ओर से अकेले कमलनाथ थे, बीजेपी की ओर से पूरी टीम थी, कार्यकर्ताओं की फौज थी। मतदान हो चुके हैं, मतगणना 1 घंटे बाद शुरू हो जाएगी और जो शुरुआती रुझान है 10 बजे तक थोड़े थोड़े परिणाम है नजर आने लगेंगे कि किस तरीके से मध्य प्रदेश में सरकार किसकी बनने जा रही है। एग्जिट पोल की जो आंकड़े आए थे उसने जरूर कांग्रेस की चिंताएं बढ़ा दी थी और एग्जिट पोल की आंकड़े आने के बाद भी कमलनाथ ने कहा था कि मैं किसी भी एग्जिट पोल के नतीजे को नहीं मानता हूं, हमारी पार्टी 28 सीटें जीतने जा रही है। अब ये कमलनाथ का कॉन्फिडेंस है या ओवर कॉन्फिडेंस, इसका पता कुछ ही घंटों में चल जाएगा। वहीं हम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात करें तो उन्होंने कहा था कि हमारी टीम ने मेहनत की है, जनता को हम पर भरोसा और यही परिणाम भी दिखा रहे हैं। एग्जिट पोल और जो एक्चुअल नतीजे होते हैं उनमें बदलाव जरूर होता है। कई बार हमने देखा कि एग्जिट पोल के उलट भी नतीजे मध्य प्रदेश में के साथ ही दूसरे राज्यों में आ भी चुके हैं। लेकिन मध्य प्रदेश की जनता ने किसे चुना है, मध्य प्रदेश की जनता किसे चाहती है, किसकी सरकार चाहती है, कौन सा प्रत्याशी उसकी पसंद का था, इसके बारे में कुछ ही घंटों में पता चल जाएगा।
बिल्कुल वैभव, साफ है कुछ ही घंटों में तो पता चल जाएगा। लेकिन आज की तस्वीर बेहद हद तक, जब हम राजनीतिक पंडितों की बात करें, हमारे पॉलिटिकल एनालिस्ट हो या फिर आप लोग भी जब धरातल पर पहुंचे, तो कई हद तक तस्वीर हमें समझ में आने लगी थी कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। क्योंकि देखिए एक बड़ा वोट बैंक या बड़ा कार्यकर्ता स्विच हुआ सीधे से बीजेपी में, क्योंकि काफी ज्यादा तादाद में विधायक एक साथ चले। लेकिन शुरुआत से जो पिक्चर चली उसमें लगा नहीं था कि इतनी ज्यादा तादाद में विधायक बीजेपी की तरफ जाने लगेंगे, और खुद कमलनाथ साहब को भी अंदाजा नहीं था। लेकिन क्या मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस का फेलियर देखा गया, या अब जो तस्वीर आप देखेंगे, हालांकि जो भी हो कांग्रेस के पक्ष में जाए या बीजेपी के पक्ष में जाए, उसमें आप कौन सा वो पिक्चर ज्यादा महत्वपूर्ण समझते हैं? यही वो घटनाक्रम था। हालांकि सिंधिया का फैक्टर तो है ही जिस घटनाक्रम को हम समझ रहे हैं, लेकिन विधायकों का एक एक करके जाना, उन्हें रोक सकते थे कमलनाथ, सिंधिया को मना सकते थे कमलनाथ, और कमलनाथ जी 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 बिल्कुल बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। जो परिणाम आएगा वो बताएगा कि मध्य प्रदेश की जनता के साथ ही जो मध्य प्रदेश के बड़े नेता हैं, चाहे वो कांग्रेस की बात की जाए फिर बीजेपी की बात की जाए, उनका भविष्य क्या होगा। 40 साल की राजनीतिक अनुभव है कमलनाथ के पास भी, अगर उसके बाद भी उनकी सरकार गिर जाती है तो कहीं ना कहीं उनका फेलियर है। उसके बाद आला कमान ने एक बार उनको फिर से फ्री हैंड दिया उपचुनाव में, और उपचुनाव में कमलनाथ अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते तो शायद उनको फिर दिल्ली जाना ही पड़ेगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी हम देखते हैं कि कांग्रेस में किस तरह की गुटबाजी हमेशा हावी रहती है। कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, ग्वालियर चंबल संभाग की सीटों को जिताने का जिम्मा भी ज्योतिरादित्य सिंधिया के कंधों पर था। तो ग्वालियर चंबल संभाग की 16 सीटें तय करेंगी बीजेपी में किस तरह का भविष्य ज्योतिरादित्य सिंधिया का क्या होगा। क्या उनका कद बढ़ेगा या फिर उनका कद घटेगा। अगर ग्वालियर चंबल संभाग में बीजेपी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाती है, मन मुताबिक सीटें नहीं जीत पाती, तो सिंधिया की जो राह है बेहद मुश्किल भरी हो जाएगी। 2023 में एक बार फिर मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं, उससे पहले हम कह सकते हैं कि ये सियासी जो तैयारियां हैं वो इन नतीजों पर आधारित रहेंगी, कि इन जो परिणाम आएंगे उन पर तैयारियां आधारित रहेंगी कि 2023 के मुद्दे क्या होंगे, जनता किस तरीके से स्ट्रेटजी को पसंद करती है। क्योंकि जब हम लोग गए थे करीबन हम लोग 8 नवंबर को निकले थे और 16 नवंबर को वापस भोपाल आए थे, करीबन 8 से 10 दिन ग्वालियर में रहे थे, तब हमने लोगों से जानने की कोशिश की थी। लेकिन ये चुनाव बहुत साइलेंट वे में गया है। 28 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो वहाँ मतदाता से बात करने की कोशिश की गई। आमतौर पर जब विधानसभा चुनाव होते हैं तो लोगों के मन में जो होता है वो कहीं ना कहीं नजर आता है, उनकी बात में भी नजर आता है। लेकिन इस बार की जो 28 विधानसभा के उपचुनाव थे ये बेहद साइलेंट गए। मतदाताओं से बातचीत करने की कोशिश की गई लेकिन उनके मन में। जी वैभव, तो लौटूंगी आपके पास। देखिए कई सारे फैक्टर थे जो उस चुनावी समय में हमने देखे, और कई बार जब विश्लेषण हुआ तो ये भी बातें निकलकर सामने आई कि देखिए ये चुनाव मुद्दों पर नहीं बयानों पर हुआ है। शुरू में मुद्दे जरूर थे और उसके बाद जैसे ही बयानबाजियां तेज हो गई तो बताया गया कि 3 फेसेस में जो ये चुनाव है वो लड़ा गया। और उसके अलावा ये भी समझाया गया कि देखिए पहले जब मुद्दा चला तो गद्दार और बिकाऊ टिकाऊ को एक्सप्लेन करना पड़ गया। उसके बाद शिवराज जी ने सेकंड फेज जब कैंपेनशिप का आया, कैंपेनिंग का आया, तो उस टाइम बिकाऊ टिकाऊ जैसे मुद्दे सामने आ गए। और थर्ड फेज जब आया तो आइटम, और उसके बाद जब देखिए बयानों का गिरता स्तर कहां तक पहुंचा। लेकिन अब है उपचुनाव और ये मध्य प्रदेश की जनता साफ कर देगी शाम तक आते आते। उपचुनाव के जो नतीजे आज हम आपको दिखाने वाले हैं, जैसे अपडेट्स होते जाएंगे वैसे ही हम सबसे पहले आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो नजर इसी पर होगी कि जनता ने किस चीज को पसंद किया। ये भी पता चल जाएगा कि जनता ने पार्टी बदलने को ठीक ठहराया या नहीं ठहराया। सिंधिया का बीजेपी में जाना जनता को पसंद आया नहीं आया, ये भी जनता बताएगी। वोटर्स के माध्यम से पता चलेगा, नतीजों के माध्यम से पता चलेगा कि जो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने स्विच किया, जो उन्होंने रीजन दिया जनता के सामने जाकर कि भाई जनता का विकास नहीं हो पा रहा था। जनता के बीच हम जाते थे तो जनता पूछती थी, वोटर्स पूछते थे कि क्या हुआ, आपने तो बड़े बड़े वादे किए। तो ये जो रीजन प्रत्याशियों ने दिया कि उन्हें पार्टी बदलना इसलिए भी पड़ी क्योंकि वो विकास अपने क्षेत्र का नहीं कर पा रहे थे, तो क्या ये जो रीजन दिया गया वो कितना सक्सेसफुल होने वाला, उसे जनता ने कितना पसंद किया, ये भी साफ हो जाएगा। वीडी शर्मा साहब की कप्तानी कितनी पसंद आई,
सिंधिया साहब का आगे राजनीतिक भविष्य क्या होने वाला है। उसके अलावा भी आप आइए तो मध्य प्रदेश में शिवराज को पसंद करती है जनता आज भी या नहीं, पसंद तो करती है, जैसा क्राउड दिखाई देता है, लेकिन उसके अलावा भी क्या कुछ देखिए, जैसे जैसे हमारे पास तस्वीरें निकलकर सामने आती जाएंगी। कमल वर्मा हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, मतगणना स्थल से ही कमल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कमल हमें अपडेट देंगे। कमल, ग्वालियर में पूरा आपने कवरेज किया, मिजाज समझने की कोशिश की कि वोटर्स किस तरफ रुख अपना दिखा रहे हैं, लेकिन अंततः टटोलना बहुत आसान नहीं होता वोटर्स को, क्योंकि मतदाता इस बार बड़ा ही साइलेंट भी दिखाई दिया। आज मतगणना है, किस तरह की तैयारियां हैं और अब कितनी देर से आंकड़े आने शुरू हो जाएंगे, रुझान आना शुरू हो जाएंगे? कमल। बिल्कुल पारुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर उपचुनाव हुआ था, जिसको लेकर आज ग्वालियर जिले में 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ है, जहां पर आज जो कि आप मतगणना केंद्र पर हम आ चुके हैं, वहां पर कड़ी सिक्योरिटी भी दी गई है। और वहीं सबसे पहला जो वो राउंड आने वाला है 9 बजे तक आ जाएगा। 8 बजे से लेकर पोस्टल बैलेट की काउंटिंग शुरू हो जाएगी, इस पर ईवीएम की काउंटिंग चालू है। पहला राउंड जो है कि 9 बजे तक अपने सामने कर दिया जाएगा। वहीं जनता वोटर की बात करें, प्रत्याशी की बात करें कि किस तरीके से उनके कौन इसमें किसकी स्तर पर जीत का ताज लगने वाला है, तो जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा वैसे पता चलता जाएगा। वहीं जो भी है जो अपना प्रत्याशी जो जीतने की जब बात करें बीजेपी की, वहीं कांग्रेस की बात करें, तो अब जो दोनों ही राजनीतिक दलों ने जो जनता के बीच में जाके अपना जो सभाएं की है, रैलियां की है, वहीं उनका मतलब मनोबल जीतने की कोशिश की। अब देखने वाली बात ये होगी कि आज शाम तक पूरा निर्णय क्लियर हो जाएगा कि कौन सी राजनीतिक पार्टी है जो जनता के बीच में मनोबल जीत पाई है। वहीं दोनों जीतते हुए ग्वालियर जिले की 3 विधानसभा सीट की बात करें, ग्वालियर की बात करें, ग्वालियर की बात करें, डबरा की बात करें, तीनों ही जिले के तीनों ही विधानसभा सीट किया गया है। वही जिसकी बात करें वो आज जल्द से जल्द आपके पीछे जो आवाजें आ रही हैं कमल, वो बताती हैं कि अब कुछ ही देर में आप बताना शुरू कर देंगे, अपडेट्स देना शुरू कर देंगे और हम दर्शकों तक पहुंचा भी सकेंगे कि आखिर ग्वालियर में क्या कुछ परिस्थितियां हैं। हालांकि ग्वालियर का जो हम अगर समझने की कोशिश करें, ग्वालियर पूर्व या ग्वालियर सीट, यहाँ आपने वोटर से बात की होगी, जो बार बार कारण दिए जा रहे थे, अभी भी हम दर्शकों को समझाने की कोशिश कर रहे थे कमल, कि जो बार बार कारण दिए जा रहे थे कि प्रत्याशियों ने कहा कि वो इसलिए पार्टी बदल रहे हैं क्योंकि वो क्षेत्र का विकास नहीं कर पा रहे। शुरुआत की मैं बात कर रही हूँ जब सिंधिया होली के टाइम पर पार्टी स्विच कर रहे थे, उन्होंने कहा कि हम क्षेत्र का विकास नहीं कर पा रहे थे, हमारी सरकार में सुनवाई नहीं हो रही थी, और गद्दार वाला जो फैक्टर है उसे पब्लिक ने कैसे लिया और क्या उसका उसी मुद्दे पर वोटिंग हुई है। वोटर्स से जब आपने बात की टटोला, तो क्या कुछ सुनाई दिया आपको वोटर्स की जुबान से? मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस बार की चुनाव हुआ है जो कि बिल्कुल आरोप प्रत्यारोप पर हुआ, कोई मुद्दों को लेकर कोई बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी में अपनी भाईचारे को लेकर अपनी भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने द्वारा आरोप लगाए गए कई बात बीजेपी की बात करें तो बीजेपी का साफ तौर पर कहना कांग्रेस में कोई अच्छा मनोबल नहीं मिला, उनको सहयोग नहीं मिला। विकास की बात करें, विकास के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कई बात कमलनाथ जी से बात करने की कोशिश की, लेकिन उनके द्वारा उनको कोई सहयोग नहीं दिया गया। वहीं जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा था यदि मेरी जो विकास की बात कही है कांग्रेस पार्टी ने यदि वो पूरी नहीं करते सड़क पर उतर जाएंगे, जिसको लेकर कमलनाथ जी ने ये भी कहा था कि जो इन्हें उतरना तो उतर जाइए, जैसे यही कारण मानते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया सड़क पर उतर और कांग्रेस पार्टी सड़क पर आ चुकी है। वहीं जनता की बात करें, जनता के दिल में क्या था क्या रखा, जिसको लेकर उन्होंने मतदान किया है। मतदान के निर्णय आज शाम तक क्लियर हो जाएगा, उसके बाद ही पता चल पाएगा कि जनता ने भारतीय जनता पार्टी को चुना या कांग्रेस को चुना, उसी तरह का इंतजार करने के बाद। बड़ा इंटरेस्टिंग ग्वालियर चंबल का भी ये इलेक्शन रहा कमल, और लोगों में भी बड़े इस वक्त जो मतदाता है वो बड़ा मुस्कुराकर दोनों ही दलों के दावे सुन रहा है। वो भी कह रहे हैं हम 28 जीत रहे हैं, वो भी कह रहे हैं हम 28 जीत रहे हैं, लेकिन वो वोटर जो जिसको वोट देकर आया है, आप समझिए, मैं दर्शकों से भी बताना चाहूंगी कि आप वोट तो दे आए हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्टर ये भी है कि आप ही मुस्कुराकर आज दोनों को देख रहे हैं।
कि देखिए दोनों ही कह रहे हैं कि मैं 28 लेकर आ रहा हूं, मैं 28 लेकर आ रहा हूं, लेकिन आपने तय कर दिया है कि कौन कितनी सीटें लेकर आ रहा है। तो कमल, ग्वालियर चंबल को बड़ा इंटरेस्टिंग इसलिए भी माना जा रहा था क्योंकि ज्यादातर सीटें इसी क्षेत्र की हैं और जिन मुद्दों को लेकर हम बात कर रहे हैं वो यहीं से ही गद्दार वाला फैक्टर यहीं पर ही फिट बैठता है। बाकी जगहों पर अगर हम समझने की कोशिश करते हैं तो वोट परसेंट ये बताता है कि साहब सभी जगह इसी मुद्दे पर वोटिंग नहीं हुई है। कमल, बिल्कुल पारुल, देखने वाली बात यह है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि ग्वालियर उनका गढ़ माना जाता है, जहां पर इसलिए सिंधिया जी ने जब भारतीय जनता पार्टी में जब अपनी ज्वाइनिंग की है उसके बाद ही ग्वालियर चंबल संभाग उनका गढ़ माना जाता है। इसको लेकर उनके साथ जो विधायक थे उनके साथ भारतीय जनता पार्टी में गए। वहीं मतदाता की बात करें, मतदाता के अंदर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के लिए कुछ मनोबल है, उनके लिए कुछ प्रेम है लोगों के बीच में। अब देखने वाली बात जो होगी मतगणना के बाद कितना मतदाता उनको प्रेम करते हैं, मतदाता उनके साथ रहते हैं। आरोप तो लगते रहते हैं, लेकिन ये देखना होगा कि अब मतदाता की चॉइस क्या रही, मतदाता ने किसको पसंद किया। बहुत शुक्रिया कमल तमाम जानकारी देने के लिए। आप नजर बनाए रखिए, जैसे ही अपडेट मिले आपको सीटों को लेकर या रुझान आना शुरू हो आप बताइएगा। सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि दर्शकों को हम बता सके। देखिए मध्य प्रदेश बड़ा ही दिलचस्प इस वक्त हो चुका है और पूरे देश की ऐसा नहीं है कि और जगहों पर इलेक्शन नहीं चल रहे हैं। छत्तीसगढ़ की एक सीट पर इलेक्शन है, बिहार में भी चुनाव के नतीजे इलेक्शन हुए और चुनाव के नतीजे बिहार में भी आने, मरवाई सीट पर भी आने छत्तीसगढ़ की, और मध्य प्रदेश तो अपने आप में ही एक बड़ा ही दिलचस्प क्या है दिल देश का, लेकिन इस दिल में बड़ी हो रही है हलचल। तो इस हलचल के बाद आज किसकी हलचल थम जाएगी या फिर यूं कहें कि किसके सर सजेगा ताज और कौन इस वक्त अपनी निगाहें नीचे करके या चेहरे का वो जो रौनक है वो नहीं दिखाई देगी, वो कौन सी पार्टी होगी ये शाम तक पता चल जाएगा। चलिए वैभव के पास वापस चलते हैं और वैभव से हम जानने की कोशिश करेंगे जो सवाल मैं कमल से भी करने की कोशिश कर रही थी, कमल ने भी हमें समझाया, लेकिन वैभव के नजरिए से उसको समझने की कोशिश करते हैं कि वैभव ग्वालियर चंबल इलाके में वैभव आपने वहां पर पहुंचे, आप दौरा किया, हमने जब वोट परसेंट देखा तो वोट परसेंट ये बताता है कि 2-5% का अंतर नहीं, कई जगह 17%, 18%, 15%, 10% का भी अंतर हमें दिखा। तो ये माना जाए कि सिर्फ जो बयानबाजियां या गद्दार फैक्टर या बिकाऊ और टिकाऊ ये सभी सीटों पर ये मुद्दे हावी नहीं रहे, कहीं जनता ने जागरूक होकर कुछ और चीजों को भी चुना है। वैभव जी, बिल्कुल, जनता ने बहुत सी चीजों को देखकर बात की और हमारे साथ इस वक्त बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता राहुल कोठारी जी मौजूद, उनसे बात कर लेते। सर, कुछ घंटे बाकी हैं, शुरुआती रुझान आना शुरू हो जाएंगे। देखिए, मुझे लगता है अब तो इंतजार का फल जो है मीठा होता है और उसके हिसाब से इंतजार का फल आने वाला है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने अथक परिश्रम करके इस पूरे चुनाव में काम किया था। सभी ने लगातार बूथ मंडल तक पहुंचकर और कार्यकर्ताओं ने हमारी जनता तक पहुंचकर जिस मेहनत से काम किया उसका फल निश्चित रूप से अच्छा मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी जनता की सेवा करने वाली पार्टी और जनता इस बात को समझ चुकी थी कि 15 महीने में जो कमलनाथ सरकार का कुशासन था वो लंबा समय उसको नहीं दिया जा सकता था और इसलिए जो सरकार अब भरभरा कर गिरी थी उसमें सरकार आज मोहर लगाई, जनता आज मोहर लगाई और जनता मोहर लगा के इस बात को साबित करेगी कि जनता के फैसले से बड़ा और जनता की नजीर से बड़ा कोई नजीर इस देश में नहीं होता। राहुल जी, कांग्रेस भी 28 सीटों पर कह रही है कि उसकी जीत हो रही है, सिंधिया जी शिवराज जी फेल हो गए। 12 बजे तक इंतजार करिए, उसके बाद आपको कांग्रेस के प्रवक्ता भी कहीं दिखाई नहीं देंगे। बिल्कुल, ये तो थे हमारे साथ राहुल कोठारी जी ने स्पष्ट कर दिया कि 12 बजे तक की बात है, उसके बाद कांग्रेस के प्रवक्ता अपनी बाइट भी नहीं देंगे और बताने के लिए भी मौजूद नहीं रहेंगे कि किस तरह का प्रदर्शन उनके द्वारा किया गया। राहुल, उसके साथ ही पाल, जो आप बात कर रही थी कि मतदाता ने किस आधार पर वोट दिया है, डबरा से शुरुआत हुई थी आइटम शब्द की। 18 अक्टूबर को पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जाते हैं, चुनावी सभा को संबोधित करते हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी सुरेश राजे होते हैं और भरी सभा में आइटम शब्द का उपयोग करते हैं, लेकिन वही आइटम उनके गले की फांस बन गया। फांस ऐसी बना कि स्टार प्रचारक का जो दर्जा था वो तक कमलनाथ से अंत में ले लिया गया और पूरी ही कांग्रेस इसको ही डिफेंड करने में लग गई थी करीबन, क्योंकि 18 अक्टूबर तक की बात थी और कांग्रेस करीबन 5 दिन इसी बात में लगी रही कि कमलनाथ के द्वारा किसी भी तरह का इमरती देवी को आइटम कहा ही नहीं गया है। और हमने देखा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया भी पहुंचे थे, डबरा में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने चेतावनी दी थी कि महिला सम्मान में ज्योतिरादित्य सिंधिया खड़े हों। उस वक्त मंच पर खड़ी थी बीजेपी के प्रत्याशी इमरती देवी, उनकी आंखों में आंसू भी थे।
तो आइटम की भी जिक्र हुई है। ग्वालियर चंबल संभाग में सिंधिया को आप नकार नहीं सकते। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी कड़ी मेहनत की है पूरे उपचुनाव में। शिवराज सिंह चौहान भी हमने देखा कि हर 2 से 3 दिन में शिवराज जी पहुंच रहे थे। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के भी कंधों पर जिम्मेदारी थी ग्वालियर चंबल संभाग को लेकर। तो पूरी बीजेपी एक टीम के रूप में नजर आ रही थी। वहीं हम कांग्रेस की ओर से देखें तो कमलनाथ ने शुरुआत में मोर्चा संभाला था, फ्री हैंड भी दिया गया था और दल बदल की जो बात भी कांग्रेस के प्रवक्ता शुरुआत में कर रहे थे, बाद में इस बात को इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि कांग्रेस ने भी जिन 28 सीटों पर प्रत्याशियों का चयन किया था, प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा था, उसमें कई बसपा से थे, कई भाजपा से थे। तो बसपा और भाजपा के कार्यकर्ताओं को वोट देंगे और आप कहेंगे कि फिर बीजेपी में कांग्रेस ने जाकर दल बदल किया है, तो शायद ये मुद्दा वहीं समाप्त हो गया था। हालांकि बुनियादी मुद्दों पर बिल्कुल बात नहीं की गई। इस चुनाव में जो हावी था वो दल बदल की बात की जा रही थी, शुरुआत में की गई थी। इसके साथ ही बिकाऊ और टिकाऊ की बात की गई थी, लेकिन चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ा वो बात पूरी बयान पर ही रह गई। जिस तरह से किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश गुर्जर ने भूखे नंगे की बात की तो फिर वही दाव कांग्रेस पर उल्टा पड़ गया। कमलनाथ ने जो आइटम शब्द की बात की थी वो दाव उन पर उल्टा पड़ गया। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो चुनावी रणनीति थी कम तैयारी थी, अकेले नेता थे और अगर ये चीजें बैठ के बनाई जाती, वक्त दिया होता अपनी चुनावी टीम को, तो शायद कांग्रेस और ज्यादा बेहतर कर सकती थी। बिल्कुल वैभव, कहते हैं हमने किताबों में पढ़ा, कविता में पढ़ा और आज भी सुनते हैं क्या कि आंसू जो है बड़े अनमोल होते हैं, बड़े कीमती होते हैं, लेकिन इमरती देवी जी के आंसू इतने कीमती, इतने अनमोल होंगे कि वो पूरी कांग्रेस को बैकफुट पर ले आएंगे और कहीं ना कहीं कमलनाथ और राहुल गांधी जी में अनबन दिखने लगेगी। कमलनाथ से स्टार प्रचारक का दर्जा छीन लिया जाएगा चुनाव आयोग की तरफ से। ये इतने कीमती इमरती देवी जी के आंसू होंगे, ये कभी सोचा होगा किसी ने? और देखिए दलित वोट बैंक कहीं ना कहीं सीधा झुकता हुआ नजर आया बीजेपी के पास। जी वैभव, अगर ये सोचा होता तो शायद कमलनाथ ने इस तरह का बयान नहीं दिया होता, लेकिन इसके बीच में भी एक बेहद महत्वपूर्ण बात है कि डबरा में महिलाओं ने जो मतदान किया है वो बहुत ज्यादा नहीं किया है। ऐसा लग रहा था कि आइटम शब्द का जब जिक्र हो गया तो डबरा में जो महिलाएं हैं बढ़ चढ़कर मतदान करने पहुंचेंगी, लेकिन ये परिणाम भी बिल्कुल उलट आए। महिलाएं घरों से बाहर नहीं निकली और हमने देखा कि ग्वालियर ईस्ट में बढ़ चढ़कर मतदान किया गया। सबसे ज्यादा जो पोलिंग हुई है वहीं पर हुई है। मतगणना में जो सबसे ज्यादा समय लगने वाला है वो वहीं लगने वाला है। लेकिन बिल्कुल इमरती देवी के आंसू निकले थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया इस वक्त मंच पर मौजूद थे, लेकिन जब कमलनाथ ने आइटम शब्द का जिक्र किया था उनके चेहरे पर मुस्कान थी। अब ये मुस्कान कब निराशा में बदल जाएगी ये भी जल्द ही क्लियर हो जाएगा कि आइटम शब्द पर मतदान बदला है, लोगों ने अपना विचार बदला, इसके बारे में भी पता चल जाएगा। वक्त बेहद कम है। एक साथ ही क्योंकि निर्वाचन आयोग के द्वारा भी इस नियम में बदलाव किया गया है। 2018 के विधानसभा चुनाव हमने देखे थे, जब मतगणना हो रही थी तो देर रात तक काउंटिंग होती रही थी। उसके देखते हुए ही निर्वाचन आयोग ने जो फैसला लिया है कि पोस्टल बैलेट और उसके साथ ही ईवीएम की जो काउंटिंग होती है वो साथ साथ की जाएगी। बेहद महत्वपूर्ण है। कोरोना खत्म नहीं हुआ है। मध्य प्रदेश में प्रतिदिन कोरोना के बड़ी संख्या में मरीज मिल रहे हैं। ऐसे में निर्वाचन आयोग के द्वारा जिन अधिकारी कर्मचारियों की ड्यूटी काउंटिंग में लगाई गई है उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी करनी है। तो कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए इस बार मतगणना हो रही, क्योंकि ये पूरा ही उपचुनाव बेहद महत्वपूर्ण था। शायद भविष्य में हमको इस तरह के चुनाव ना देखने पड़े, क्योंकि यहाँ पर वर्चुअल सभाएं ली गई, वर्चुअल तरीके से नेता विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे, सोशल डिस्टेंसिंग रही। जहाँ हम चुनाव प्रचार में देखते थे कि प्रत्याशी की बिल्कुल, तो कोरोना अच्छा याद कराया आपने कि क्योंकि मध्य प्रदेश में तो कार्यकर्ताओं का जी मध्य प्रदेश में तो कोरोना नेताओं से डर रहा था। इसके बारे में चंद घंटों में ही पता चल जाएगा। जी अब बिल्कुल नेताओं से डर रहा था कोरोना, क्योंकि निर्वाचन आयोग को उसके साथ ही कोर्ट को भी ये कहना पड़ा कि मास्क लगाइए। आप चुनाव प्रचार कर रहे हैं, ठीक है, जनता के बीच में जा रहे हैं, लेकिन जनता को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी भी नेताओं के कंधों पर ही है। इसलिए कोरोना को आप त्याग नहीं सकते। कोरोना से बचाव के लिए केवल 3 तरीके हैं जब तक वैक्सीन नहीं आता: सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर। आप इसका उपयोग कीजिए। और यही कारण था कि एक दिन शिवराज जी को अच्छा खास ये भी था कि देखिए जब जान पर आती है तो हर कोई मैदान छोड़कर भागता है, लेकिन हमारे प्रदेश में अमूमन ऐसे कई दिग्गज नेता, कई बड़े चेहरे, मुख्यमंत्री खुद शिवराज सिंह चौहान साहब कोरोना से पीड़ित हुए, कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए, उसके बाद भी वो मैदान में डटे रहे। कई नेता पॉजिटिव होने के बाद ठीक हुए, वापस चुनावी मैदान में आ गए। तो इस लिहाज से भी आप समझिए
कि कोरोना ऐसी महामारी है जिसने पूरे देश को परेशान करके रखा हुआ था, और जब खुद के ही ऊपर आ गई तब भी मैदान छोड़कर नहीं भागे। तो देखिए कितना अहम ये चुनाव हो जाता है मध्य प्रदेश के लिहाज से। और चलिए शिवपुरी से राशिद हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं, वहां पर मतगणना की तैयारियां किस तरह से चल रही हैं। राशिद बताइए क्या कुछ तैयारियां मतगणना को लेकर, और कितने देर के बाद आप रुझान बताना शुरू कर देंगे? राशिद बताइए। आवाज नहीं आ रही। राशिद अपडेट बताइए, क्या इस वक्त मतगणना को लेकर तैयारियां, और कितनी देर बाद रुझान पता चलना शुरू हो जाएंगे? अपडेट कितनी देर बाद देना शुरू कर देंगे राशिद हमें? अब आपको बता दूंगा यहाँ पर मतगणना की कुछ तैयारी हो गई है। यहाँ पौड़ी विधानसभा और करेरा विधानसभा की काउंटिंग के लिए पहले तो मतदान पत्र दिए जाएंगे। ये आपको तो मेरी आवाज आ रही है? जी राशिद जी बताइए बताइए। पहले तो मतदान पत्र की गिनती की जाएगी, और मैं आपको बता दूं कि मतदान केंद्र में करेरा में 358 और पौड़ी में 315 केंद्र बनाए गए। इसमें 26 पौड़ी और 30 राउंड पौड़ी के किए जाएंगे। 36 बजे से गणना कर्मी और एजेंट का प्रवेश 20 में दिया जा रहा है। जी उसके बाद ईवीएम खुलना शुरू हो जाएंगे, और अब उसके बाद रुझान भी आना शुरू हो जाएंगे। आप ये बताइए राशिद, वहां इस वक्त किस तरह का माहौल आप देख रहे हैं? दावे भी हो रहे होंगे, अब कई बड़ी बड़ी बातें भी हो रही होंगी, किस कैंडिडेट को लेकर ज्यादा बातें हो रही हैं राशिद? और यहाँ सैनिटाइज किया जा रहा है, और सारी सुरक्षा यहाँ सारे इंतजाम पुख्ता कर दिए गए। जी चलिए लौटते हैं आपके पास राशिद, आप नजर बनाए रखिएगा, जो भी अपडेट आपको मिलता है आप बताइएगा। रुझान जैसे आए सबसे पहले कोशिश होगी आपकी और हमारी के अनादि टीवी के दर्शक सबसे पहले शिवपुरी के रुझानों को जान सके, नतीजे उनके पास पता चले। बहुत शुक्रिया राशिद, नजर बनाए रखिएगा। तो देखिए चुनाव कई जगह नेक टू नेक फाइट भी रही, शिवपुरी में भी कुछ इसी तरह की तस्वीर रही कि वोटर्स भी साइलेंट थे, उन्हें समझना बहुत ज्यादा आसान नहीं था। तो कई जगह ऐसे भी वोटर्स मिले, ऐसे भी वोटर्स हमारी टीम ने देखे जो बता ही नहीं रहे थे कुछ भी कि वो किन मुद्दों को लेकर वोट करने जा रहे थे। और उसके बाद आज है नतीजों का दिन, तो आज पता चल जाएगा कि ईवीएम खुलेगी तो किसके पक्ष में जाएगी, या ईवीएम फिर छेड़ी जाएगी, या फिर मत देखिए इस बार, क्योंकि पहले भी हमने कहा कि जो बुजुर्ग हैं उन्होंने घर से ही वोटिंग की है। डाक मत पत्र कोरोना ने इतना परेशान करके रखा था सबको कि कई लोग नहीं निकल पा रहे थे, और उसके बाद से ये डिसाइड हुआ कि जो बुजुर्ग हैं, जो बाहर जिनको आने के लिए मनाही है या बीमार है या कोई और वजह है, उन्हें घर बैठे ही वोट करने की फैसिलिटी दी जाए। डाक मत पत्र से उन्होंने वोट किया, तो पहले खुलेंगे डाक मत पत्र और उसके बाद ईवीएम खुलेगी, ईवीएम फिर उसके बाद रुझान आना शुरू हो जाएंगे। यानी अब बहुत ही कम समय बचा है, आप ये जान लीजिए बहुत ही कम समय बचा है जब रुझान आना शुरू हो जाएंगे, गिनतियां शुरू हो जाएंगी। तो मतगणना स्थलों पर अलग अलग तरह की वेबकास्टिंग के जरिए भी अलग अलग तरह के इंतजाम किए गए हैं। कांग्रेस बीजेपी के एजेंट्स भी वहां पर दिखाई देंगे, वो भी बता करते रहेंगे, और अलग अलग कार्यालयों में, यानी बीजेपी कार्यालय में, कांग्रेस कार्यालय में, वहां से भी मॉनिटरिंग हो रही है नतीजों पर। और उसके अलावा भी चुनाव आयोग ने मुख्य केंद्र बनाया है जहां से वो तमाम सीटों के काउंटिंग केंद्रों को मॉनिटर कर रहे हैं। तो कई तरह की तमाम तैयारियां हैं। मध्य प्रदेश का ये चुनाव जिसमें जरा सी भी बात निकलकर सामने आती है तो मौका मिल जाएगा प्रत्याशियों को ये दावा करने का कि वो इस काउंटिंग से संतुष्ट नहीं है। तो कई तरह की चुनौतियां चुनाव आयोग के सामने भी है, क्योंकि ग्वालियर चंबल एक ऐसा एरिया था जहां पर गोलियां भी चल गई थी वोटिंग के समय पर, और अब तो नतीजों की बारी है। तो भला कैसे सभी चीजों को संतुलित रखते हुए इन चुनौतियों से भी निपटना है। हालांकि पुलिस बल तमाम चीज तैनात है, लेकिन फिर भी एक बड़ी चुनौती चुनाव आयोग के सामने ग्वालियर चंबल इलाके में, और वहां से 16 सीटें आती हैं, 16 सीटें आती हैं। और पूरे मध्य प्रदेश के उपचुनाव की बात करें तो 355 उम्मीदवारों की किस्मत कैद हो गई है। लेकिन जब बात की जाती है उपचुनाव की, तो देखिए पार्टियों की बात करें, प्रत्याशियों की बात करें, तो यह भी कहा जाता है कि दो दल तो मुख्य हैं, बीजेपी कांग्रेस मध्य प्रदेश में, लेकिन थर्ड फ्रंट के तौर पर बसपा, और खासतौर पर ग्वालियर चंबल इलाके में जहां पर वोट खासा तौर पर वोट बैंक उनके करीब जाता है, उनके पास जाता है। कई बार ये प्रूफ भी हुआ है। लेकिन उपचुनाव में वो कभी किस्मत नहीं आजमाते थे बहन जी, लेकिन अब इस उपचुनाव में मायावती जी ने भी अपने तमाम कैंडिडेटों को उतारा है,
और किंग मेकर की भूमिका निभाएंगे या वोट कटर की भूमिका निभाएंगे, धीरे धीरे आपको पता चलना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये समय काफी महत्वपूर्ण है, दिल की धड़कनें तेज करने वाला, बीपी नीचे ऊपर करने वाला, आप जो भी समझ लीजिए, बड़ा ही महत्वपूर्ण ये चुनाव प्रत्याशियों के लिए भी, जिन्होंने खासतौर पर उन प्रत्याशियों के लिए जो दूसरी बार मैदान में है। 5 साल पूरे नहीं हुए, लेकिन सिंधिया जी का प्रेम उन्हें दूसरी बार मैदान में ले आया। लेकिन ना ये भी ध्यान रखिए कि सिंधिया जी जब चले थे दल छोड़ के, तो खास तौर पर उनके जो समर्थक थे उनमें 18-19 लोगों की गिनती थी जो उनके खास समर्थक माने जाते थे। बाकी तो बहती गंगा में अपने हाथ धोते हुए पीछे पीछे आ गए या उसी गाड़ी पर सवार हो गए जिस गाड़ी में उन्होंने सिंधिया समर्थकों को बैठा देखा। अब रीजन चाहे आप जो भी समझ लीजिए कि रीजन ये भी कि भाई वाकई उन्हें किनारे कर दिया गया था। रीजन आप ये भी समझ लीजिए कि जो महत्वाकांक्षा उनकी थी वो पूरी नहीं हो रही थी। रीजन आप ये भी समझ लीजिए, वजह आप ये भी समझ लीजिए कि उन्हें मंत्री पद नहीं मिल रहा था। तो कई सारे पहाड़ हैं, चीजें हैं जो बताते हैं कि भाई मध्य प्रदेश में बहुत सारी चीजें थी जिसकी वजह से सरकार गई, क्योंकि सिंधिया तो एक बड़ा फैक्टर थे ही। यानी अगर आप फैक्टर्स में गिनना शुरू करें सरकार जाने की वजह, तो सबसे पहले सिंधिया, उसके बाद वो 18-19 समर्थक जो कुछ सोचे समझे बगैर ही सिंधिया के साथ चलने को तैयार होगा, और उसके बाद वो भी जो धीरे धीरे करके इस गाड़ी में सवार होते गए। पता नहीं था कि ड्राइवर कौन है इस गाड़ी को चलाने वाला। चलिए, कविता हमारे साथ इंदौर से जुड़ी हुई है और कविता का भी हम रुख करेंगे और जानेंगे कि इंदौर में इस वक्त किस तरह की तैयारियां हैं। खासतौर पर सावेर उपचुनाव जब हमने देखा, कविता पूरी नजर आपकी बनी हुई थी सावेर उपचुनाव के समय। उस सीट पर आपने प्रत्याशियों से भी बात की, आपने वोटर्स से भी बात की, और आज मतगणना का दिन है, आज उनकी किस्मत तय होने का दिन है। किस तरह की हलचल आप देख रहे हैं। सावेर विधानसभा सीट जहां साख खुद सिंधिया की भी दाव पर लगी, और हाई प्रोफाइल सीट जहां के खुद जो कैंडिडेट हैं वो बड़े ही आर्थिक तौर पर भी बड़े सक्षम थे, और कहा जा रहा था कि सबसे महंगा अगर कैंडिडेट आप समझिए या सबसे रिच आप कैंडिडेट समझिए तो सावेर उपचुनाव पर ही दिखाई दे रहा था, सावेर सीट पर ही चुनाव दिखाई दे रहा था। आपने किस तरह से देखा है पूरा चुनाव? आज की तैयारियों को भी हमारे दर्शकों तक पहुंचाइए। क्या कुछ वहां तैयारियां देख रही है मतगणना स्थल पर? कविता जी बिल्कुल पारुल, मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो व्यवस्था की बात करें तो यहाँ पर जो पुलिस बल है, पुलिस बल लगे हुए हैं। और यहाँ पर यदि हम बात करें जिस तरीके से आपने सावेर प्रत्याशी की बात की, तो एक जो यहाँ पर दिलचस्प बात है वो आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर जो सावेर के प्रत्याशी है तुलसीराम सिलावट जो कि बीजेपी से है, उनके यहाँ पर पहले से यहाँ पर पोस्टर लग चुके हैं। मैं दिखाना चाहूंगी कि देखिए, जय भाजपा विजय भाजपा, तुलसीराम सिलावट जी को ऐतिहासिक जीत की ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप अनादि टीवी पर देख रहे हैं। सबसे पहले कविता, आपकी मेहनत को मैं यहाँ पर अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी। एक्सक्लूसिव तस्वीर आप अनादि टीवी पर देख रहे हैं। एक बार फिर से उस होर्डिंग पर फोकस करवाइए अपने कैमरा पर्सन को कहकर। देखिए, यहाँ सावेर उपचुनाव के सीट पर पहले ही जिता दिया है बीजेपी के कैंडिडेट को। आगे कविता कंटिन्यू। जी जी बिल्कुल, तो हमने आपको एक्सक्लूसिव जो तस्वीरें हैं वो दिखाई कि यहाँ पर पहले से ही जो बीजेपी प्रत्याशी है उनको जिता दिया गया है। तो कहीं ना कहीं उनको अपनी जो जीत है, जीत का अंदाजा हो गया है। इससे पहले से यहाँ पर पूरे बैनर पोस्टर यहाँ पर लग चुके हैं। और वही यदि यहाँ पर हम बात करें मतगणना की, तो मतगणना 8 बजे से शुरू हो जाएगी और 10-12 बजे तक क्लियर हो जाएगा कि मतलब कौन यहाँ से प्रत्याशी जीत रहा है। पारुल बिल्कुल, लेकिन चलिए, वोटर ने तो नहीं, ये उनके समर्थक हैं जिन्होंने होर्डिंग में बता दिया कि उनका नेता तुलसीराम सिलावट, बीजेपी को विजय कर दिया उन्होंने यहाँ से। लेकिन आपने वोटर्स के बीच में आप गई, हर एक वोटर से आपने बातचीत करने की कोशिश की। आपका अपना ये एक एग्जिट पोल भी तैयार हो रहा होगा मनी मन, हालांकि उसका हम नहीं कहेंगे कि कोई हम दावा करें, लेकिन हाँ, आपने टटोला होगा प्रत्याशियों को भी, आपने टटोला होगा वोटर को भी, और थर्ड फ्रंट भी वहां उभरता हुआ आपको दिखा होगा। हालांकि इतना ज्यादा बसपा का प्रभाव नहीं है, लेकिन 28 की 28 सीटों पर उन्होंने कैंडिडेट उतारे। आपका खुद का पर्सनल क्या आप सोचती है सीट को लेकर कविता? जी जी बिल्कुल, यदि सावेर सीट की यदि हम बात करें तो अनादि टीवी लगातार सावेर में गया और वोटर से बात किया, तो वहां पर यही निकल के आया कि जो यदि तुलसीराम सिलावट की बात करें तो उनका जो अंदाज है, उनका अंदाज बेहद ही जो वोटर्स हैं उनसे मिलने का या उनके साथ बात करने का, वो उनका अंदाज ही बहुत अलग होता है। तो वोटर्स जो होते हैं कहीं ना कहीं उनको तुलसीराम सिलावट से अपनापन लगता है, तो इसके कारण वो तुलसीराम सिलावट की ओर खींचे चले जाते हैं। तो एक उनका एक बहुत अलग ही अंदाज है, जो कि जो प्रेमचंद गुड्डू है जो कि कांग्रेस से प्रत्याशी, उनमें ये चीज नहीं देखने को मिलती है। और वहां पर यदि हम बात करें तो तुलसीराम सिलावट की जीत की ही वहां पर सावेर में बात किया जा रहा था। हम बयानों की बात करें तो बयानों
का तो हमने मध्य प्रदेश में स्तर देखा कविता कि बड़ा ही गिरता हुआ दिखाई दिया, कहीं फुल स्टॉप लग ही नहीं रहा था। लेकिन अगर हम सावेर उपचुनाव को लेकर बात करें, सावेर सीट को लेकर बात करें, तो ये नतीजे बताएंगे कि जनता ने क्या तुलसीराम सिलावट साहब का पार्टी बदलना कबूल किया, उसे पसंद किया, या फिर जो हुआ मध्य प्रदेश में जिस तरह से प्रचारित किया गया कांग्रेस की तरफ से गद्दार, बिकाऊ, टिकाऊ वगैरह वगैरह, उसे जनता ने पसंद किया। आप क्या समझती हैं कि यहाँ के वोटर्स ने, क्योंकि जब मध्य प्रदेश का वोट परसेंट निकलकर सामने आया तो अलग अलग सीटों का भी वोट परसेंट हमने देखा, एनालिसिस किया, तो उसमें यह भी समझ में आया कि सिर्फ इन्हीं मुद्दों को लेकर चुनाव नहीं हुए हैं। आप किस तरह से देखती है, जब मतदाताओं को टटोला होगा आपने, तो कौन से मुद्दे वो अहम रहे जिसे मतदाताओं ने अपने जहन में रखा और उसके बाद वोटिंग करने के लिए वो मतदान केंद्रों तक पहुंचा? कविता, मतदाता के जो मेन मुद्दे थे पारुल, वो थे बिजली, पानी और सड़क। अगर उनका ये कहना है कि हमको ये 3 चीजें और एक राशन कार्ड ये मिल जाते हैं तो मतलब जो वोटर्स हैं उनके लिए बहुत मतलब अच्छे हैं, वो उन्हीं को वोट देंगे। लेकिन जब हमने वहां पर वोटर्स से बात की तो उनका साफ तौर पर ये कहना था कि मतलब मामा मतलब शिवराज सिंह चौहान, और उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मतलब वो बीजेपी में आए या कांग्रेस में आए। पारुल, बिल्कुल कविता, अब देखिए हम मतदान केंद्रों पर तैयारियां देख रहे हैं और मध्य प्रदेश को भी आप काफी समझती हैं। ग्वालियर चंबल में क्योंकि गोलियां भी चली, तमाम चीजें हुई, इलेक्शन टाइम में भी अब काउंटिंग का दिन है तो कोई चूक ना हो, एहतियातन तौर पर आपके पीछे में देख रही हूँ पुलिस भी तैनात है। तो क्या इस तरह की व्यवस्था यहाँ पे भी देखी गई है? कोई डर दिखाई दे रहा है कि कई सारी चीजें हो सकती है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर यह भी देखा गया था कि पैसे भी काफी कैश अमाउंट पे बहुत ज्यादा जब्त हुआ है, तो क्या कोई ऐसी गड़बड़ी की आशंका या फिर कोई ऐसी अनहोनी की तस्वीर आप समझ पा रही हैं? हालांकि पुख्ता इंतजाम है पूरी तरह से। कविता, नहीं जी कविता को आवाज मिल रही है? चेक कीजिए कविता को आवाज नहीं मिल रही है, कविता को आवाज नहीं मिल रही है। हम कविता के पास लौटते हैं, कविता से और भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे क्योंकि हाई प्रोफाइल हॉट सीट है कविता, जिस जगह पर आप खड़ी हुई हैं। हर तस्वीर को हम दिखाने की कोशिश करेंगे, हर रुझान को सबसे पहले पहुंचाने की कोशिश करेंगे आपके माध्यम से। नजर बनाए रखिएगा, जो भी अपडेट हो सबसे पहले पहुंचाइएगा ताकि दर्शक अनादि टीवी पर सबसे पहले उस तस्वीर को जान सके जो मध्य प्रदेश की किस्मत लिखने वाली है, जो मध्य प्रदेश में तुलसीराम सिलावट को बताएगी कि क्या वो टिकेंगे सावेर उपचुनाव, सावेर सीट पर, या फिर जनता उन्हें आके चलता करेगी। हालांकि जैसा कि कविता बता रही थी कि कार्यकर्ता उन्हें दिल से पसंद करता है, सिर्फ एक नेता के तौर पर भी नहीं, पर्सनली उन्हें लोग पसंद करते हैं, इसलिए भी उनका यहाँ पर उन्हें मजबूत माना जा रहा था। हालांकि प्रेमचंद गुड, और ये सीट इसलिए भी खास है कि दल बदल का जो फॉर्मूला है दोनों ही लोगों ने यहाँ पर अपनाया है, दोनों ही दल बदलू है यहाँ पर, लेकिन जनता कौन से दल बदले को या कौन से दल बदलू को पसंद करने वाली है यह अभी थोड़ी देर में आना पता चल जाएगा। आपको रुझान आना शुरू हो जाएंगे क्योंकि कविता वहीं सेंटर पर मौजूद है और पल पल की अपडेट कविता रुझानों के साथ हमें बताएंगी कि आखिर किस तरह की वहां पर तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। तो आपको बने रहना है, एक बार फिर से कह रही हूं, बांध लीजिए अपने सीट बेल्ट को, अपनी कुर्सियों को और जम जाइए क्योंकि आज जो नतीजे सबसे पहले सुपरफास्ट तरीके में पता चलेंगे आपको अनादि टीवी पर पता चलने वाले हैं। चलिए, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये वो योद्धा है जो इस रणभूमि में उतरे और पूरी व्यवस्था के साथ उन्होंने कोशिश की कि मतदाताओं को अपनी तरफ रिझाया जा सके। तो उनकी मेहनत कितनी कबूल हुई है ये आपको पता चलेगा। देखिए, चलिए सीटों के गणित को भी हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये जो प्रत्याशी है इनकी भी तस्वीर आप जान लीजिए क्योंकि आपने इन्हें वोट किया या आप तीसरे कैंडिडेट की तरफ आप आगे बढ़े। और देखिए, ये तमाम जो चीजें आप देख रहे हैं इसमें मंगल का बड़ा फैक्टर है साहब, और दिग्विजय सिंह साहब मंगल को बड़ा तवज्जो दे रहे हैं। हालांकि देना भी चाहिए, मंगलवार का दिन तो शुभ होता ही, हनुमान जी का दिन है, लेकिन कांग्रेस के लिए कितना शुभ होने वाला है, कितना मंगलकारी होने वाला है ये अभी आपको पता चल जाएगा। ये ट्वीट जो आप देख रहे हैं ये दिग्विजय सिंह साहब के ट्विटर अकाउंट से आया और दिग्विजय सिंह साहब ने कहा, जो हम शुरू से भी आपको बता रहे हैं, जीतू पटवारी इससे पहले बोल चुके हैं कि मतदान की तारीखों का ऐलान मंगलवार को हुआ, नतीजों की तारीखों का ऐलान मंगलवार को हुआ, मत पड़े मंगलवार को, नतीजे आ रहे हैं आज के दिन यानी कि मंगलवार को। तो ये मंगल का दिन किसके लिए मंगल करने वाला है, किसके लिए मंगल कार्य होने वाला है, सिद्ध होने वाला है, ये समय के साथ पता चलेगा। तो उन्होंने लिखा है कि
हनुमान जी अपने परम भक्त कमलनाथ को निराश नहीं करने वाले हैं। परम भक्त हनुमान के कमलनाथ जी, ये भी प्रचारित खूब हुआ था इस चुनावी समय में कांग्रेस की तरफ से। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि हनुमान जी किस पर कृपा बरसाते हैं। हालांकि राम जी से भी तुलना की गई थी कमलनाथ जी की, तो ये भी कहा जाने लगा था कि अगर कमलनाथ जी मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी हैं तो भला हनुमान भक्त कैसे हो सकते हैं, हनुमान कैसे हो सकते हैं। ये तमाम तरह की चीजें जो कही जा रही थी। देखिए दिग्विजय सिंह साहब का ट्वीट जो आया उसमें उन्होंने कहा कि हनुमान जी कृपा करेंगे कमलनाथ जी के ऊपर। अन्याय जो उन्होंने कहा कि कमलनाथ जी के साथ अन्याय नहीं होगा। कई तरह की बातें इस उपचुनाव में निकली और अब ये मंगल फैक्टर भी इस उपचुनाव में दिखाई दिया है। हालांकि ये भी आपने नोटिस किया कि 2014 के बाद से कांग्रेस की जो स्ट्रैटेजी है वो चेंज हुई, वो सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ आगे बढ़ने लगी। फिर वो जनेऊ पहना हो राहुल गांधी का या फिर कुछ और ऐसी चीजें जिसे हिंदुत्व से जोड़कर देखा गया, तो उसे भी आपको मानना पड़ेगा कि कुछ तरह की चीजें चेंज हुई। बार बार कांग्रेस ने ये किया कि पूजा तो हम करते हैं रोज, घरों में टीका भी रोज लगाते, लेकिन दिखाते नहीं है, और बीजेपी वो दिखा दिखा के काम करती है। ये सारी बातें चलने लगी। तो किस नेता को, किसके हिंदुत्व को ज्यादा जनता ने पसंद किया है, ये नतीजे बता देंगे। क्योंकि 2014 के बाद 2018 और 2018 के बाद ये 2019 का लोकसभा चुनाव और अब ये उपचुनाव, तो कांग्रेस जिस स्ट्रैटेजी के तहत आगे बढ़ना शुरू हो चुकी थी, फिर भगवान राम का पोस्टर लगाना, रामशिला कलेक्ट करना अलग अलग विधानसभाओं में जाकर, उसके अलावा हनुमान भक्त अपने आप को बताना, मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहना कमलनाथ जी को, ये कहां तक जनता ने पसंद किया है ये भी पता चल जाएगा। और इस स्ट्रैटेजी को अगर जनता पसंद नहीं करेगी तो क्या कांग्रेस आगे मूव करेगी इस स्ट्रैटेजी के बाद? क्योंकि कई बार जो पॉलिटिकल एनालिस्ट होते हैं वो कहते हैं कि जिस राह पर बीजेपी बढ़ी उसी राह को कांग्रेस ने पकड़ लिया, उनकी खुद की रणनीति कुछ स्ट्रांग नजर नहीं आई, इस तरह की बातें भी होती है। तो कांग्रेस इसके बाद अगर पास होती है तो बहुत अच्छी बात है, बधाई, शुभकामनाएं हमारी तरफ से तो अभी से ही। लेकिन अगर फेल होती है इस रणनीति के तहत तो क्या इस रणनीति को बदलेगी, क्या कोई और स्ट्रैटेजी होगी? हालांकि ये भी आपको बताते चले कि इस समय जो राजनीति का दौर हमने देखा उसमें ये भी चीजें निकल कर सामने आई कि जो आइटम वाला बयान था उस पर राहुल गांधी जी ने उसे गलत ठहराया था, लेकिन कमलनाथ जी ने उसको लेकर कोई माफी नहीं मांगी थी। उन्होंने कहा कि अगर किसी को हर्ट हुआ या किसी को उससे दुख हुआ तो मैं उसके लिए क्षमा कहना चाहता हूं, लेकिन मैंने किसी गलत वे में या गलत तरीके से उसे बोलने की या किसी के सम्मान को ठेस पहुंचे ऐसा नहीं कहा था। इस तरह की बातें निकलकर सामने आई। लेकिन फिर जब बातें हुई या खबरें छपी तो ये भी सामने आया कि नाराज हैं राहुल गांधी कमलनाथ से। तो यहाँ के बाद आगे की राजनीति, आगे की भविष्य पॉलिटिकल सिनेरियो में कमलनाथ कहाँ फिट बैठेंगे कांग्रेस पार्टी में, ये भी देखना होगा। चलिए गणित समझाते हैं आपको। 230 विधानसभा सीटें हैं मध्य प्रदेश में और इस विधानसभा में अब देखिए कितनी 29 सीटें खाली हो गई हैं। एक सीट पर चुनाव नहीं हो रहा है क्योंकि वो एंड टाइम पर विधायक साहब का मन जो है परिवर्तित हुआ और उन्होंने दमोह सीट पे जो विधायक उन्होंने इस्तीफा दिया। अब 28 सीटें बची हैं जिस पर चुनाव हो रहे हैं और इस लिहाज से ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है समझना कि किसको कितनी सीटों की जरूरत है, ये भी आपको जानना जरूरी है। तो देखिए बीजेपी के पास 107 है, कांग्रेस के पास 87 है। कांग्रेस को अगर मैजिकल फिगर्स चाहिए तो उन्हें पूरी की पूरी 28 सीटें जीतनी होंगी। चलिए थोड़ी बहुत कम भी कर लीजिए तो सपा बसपा को जोड़ तोड़ कर वो फिर से एक बार सरकार बना सकते हैं, यानी मध्य प्रदेश में एक बार फिर वही स्थिति बनेगी जो पहले आपने देखी। और 107 जो नंबर्स है बीजेपी के पास, उन्हें महज 8 से 9 सीटों की जरूरत है, लेकिन वो उनका जो दाव है, उनकी जो साख है, जो जिससे इमेज उनकी जुड़ गई है, सिंधिया की साख जिससे जुड़ गई है, वो तमाम सीटें जो उनके समर्थकों की है, खासतौर पर जिन्हें वो अपने साथ ले आए थे। इस आशा के साथ वो भी चल दिए थे कि सिंधिया उनका बेड़ा पार कर देंगे। तो बेड़ा पार हुआ नहीं हुआ ये देखते हैं आने वाले समय में। और ये देखिए आमने सामने कौन कैंडिडेट आमने सामने थे, ये भी तस्वीर आप देख लीजिए। तो अंबा विधानसभा सीट है ये, कमलेश जाटव और सत्यप्रकाश सखवार के बीच मुकाबला था। कितना स्ट्रांग मुकाबला हुआ, क्या परिस्थितियां बनी, ये भी आपको समझ में आ जाएगा नतीजा आएंगे तो। बिसाहू लाल साहब, विश्वनाथ सिंह कुंजा, अनूपपुर विधानसभा सीट बिसाहू लाल सिंह साहब, सभी जानते हैं दल बदल किया है, अभी वर्तमान में
चाहत जो थी उनकी कितनी पूरी हुई है देखना। आशा द्वारे, जजपाल सिंह जज्जी, प्रद्युम्न सिंह लोधी, रामसिया भारती भी एक अलग ही फैक्टर को लेकर चर्चा शुरू हो गई थी बड़ा मलहरा सीट से कि एक साध्वी को कैंडिडेट बनाकर उतारा। कमल सिंह पटेल, राजवर्धन सिंह बदनावर विधानसभा सीट, ये भी उसी गाड़ी में सवार हो गए थे बाद में। महेंद्र सिंह सिसोदिया, कन्हैया लाल अग्रवाल, बमौरी विधानसभा सीट, इन दोनों के बीच मुकाबला किस तरह का देखेंगे ये ये आने वाले समय में यानी कुछ घंटों के बाद अब पता चलना शुरू हो जाएगा कि किसकी किस्मत जो है वो चमकती है, कहां कमल आएंगे और कहां कमल का फूल खिलेगा, ये आपको धीरे धीरे पता चलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि अब हो चुका है वो समय जब डाक मतपत्र खुलने लगे होंगे, ईवीएम की मशीनों में गिनती होना शुरू हो गई होगी। और चलिए एक बार फिर रुक करते हैं सांवेर विधानसभा सीट का, जहां कविता हमारे साथ इस वक्त एक बार फिर से जुड़ी हुई हैं, मतदान केंद्र पर वो मौजूद हैं और एक बार फिर से कविता से समझने की कोशिश करते हैं। कविता, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि आपकी मेहनत दर्शकों तक सबसे पहले पहुंचनी चाहिए, तो आपको नजरें बनाए रखनी है और साथ ही जो हलचल है उसे भी दर्शकों तक पहुंचाना है। अभी क्या कुछ अपडेट्स आपके पास कविता? पुलिस पर लगा सुरक्षा व्यवस्था लगी हुई है और यहाँ पर जिनके पास आयोग ने कार्ड जारी किए हैं हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं सुरक्षा को लेकर। जी, किस तरीके से बात करें? तो देखिए यहाँ पर हमने बात की तो यहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, जिनके पास कार्ड है उन्हीं की एंट्री दी जा रही है। और जी कविता जी कहिए। जी 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 पारू, अभी देखे तो अभी ज्यादा हलचल नहीं है, सिर्फ यहाँ पर काउंटिंग स्टार्ट होगी और जो जो डाक मत पत्र की बात करें दोनों की काउंटिंग अलग होगी और 2 हॉल बनाए गए हैं। जी कविता, तो पूरी तैयारियां प्रशासन की हैं, चुनाव आयोग की भी अब जो काम है वो शुरू हो जाएगा, यानी मतपत्रों को गिनना और उसके बाद ईवीएम मशीन का खुलना। तो इंतजार यही है कि तुलसीराम सिलावट या प्रेमचंद गुड्डू, दोनों दल बदलुओं में से किस दल बदलू को जनता ने पसंद किया है, ये जल्दी से बताइएगा, नजर गड़ाए रखिएगा, क्योंकि कोशिश होगी सबसे पहले अनादि टीवी के दर्शक रुझानों को समझ सके। और देखिए, जब बात आती है प्रत्याशियों के बारे में बात करने की, सीट के बारे में बात करने की, वोटर्स के बारे में बात करने की, तो हॉट सीट, हाई प्रोफाइल सीट यहाँ की कहा जा रहा था, क्योंकि एक तो अगर उनके बैंक बैलेंस की बात कीजिए, प्रॉपर्टी की बात कीजिए, तो काफी रिच कैंडिडेट सांवेर उपचुनाव में हमने देखे कि ये दोनों थे। अब देखना ये होगा कि कौन सी वाली जो क्वालिटी है उसे पसंद किया है वोटर्स ने, नजर बनाए रखेगा और जल्दी से अपडेट बताइएगा कोई भी रुझान अगर आता है तो। लौटती हूँ आपके पास कविता। तो देखिए दर्शकों, बड़ा ही इंटरेस्टिंग ये चुनाव हमें इस बार दिखाई दिया और जितने भी चुनाव अब तक मध्य प्रदेश ने देखे हैं, 30 उपचुनाव और ज्यादा से ज्यादा बीजेपी के पाले में, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 16 उपचुनाव जो है बीजेपी ने जीते हैं 30 उपचुनाव में। मध्य प्रदेश 16 सालों से जो अभी तक चुनाव हुए 30 उपचुनाव, उसमें से ज्यादा सीटें बीजेपी ने जीती हैं। तो उपचुनाव में पलड़ा भारी तो बीजेपी का रहा है, लेकिन ये जो चुनाव है, ये सारे चुनाव से बड़ा ही डिफरेंट, बड़ी डिफरेंट तस्वीर है, बड़ा ही अद्भुत इस चुनाव को आप कहेंगे, क्योंकि बात ही अलग अलग चीजें इसमें हुई है। बयानों का गिरता स्तर, वाह कहिए उसको आप, जिसमें डबरा से भी हमें बताया वैभव ने कि ये बयानबाजी आइटम वाली बात डबरा से शुरू हुई थी और वहां पर महिलाओं ने कम वोट किए, लेकिन वोट परसेंट सबसे ज्यादा हाई आया है। तो जोश हाई था वोटर्स का, लेकिन मतदाताओं के पक्ष में जोश गया कि नहीं गया, माफ कीजिए प्रत्याशियों के पक्ष में कितना जोश गया और कौन से प्रत्याशी को जनता ने पसंद किया, तमाम वो समीकरण है जिसे हमने इस पूरे चुनावी समय में आप तक पहुंचाया। लेकिन आज है नतीजों का दिन, आज है नतीजों की बारी, तो किसका होगा मंगल। हमारी नजरें, छोटा सा ब्रेक।